Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। 2025 में मैनहट्टन के एक पेंट हाउस को खरीदने के लिए $10 लाख चाहिए थे। 2026 में आप उसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा सिर्फ $50 में ले सकते हैं। दरअसल क्रिप्टो ने वो सड़क बना दी है जिस पर अब 2026 में पैसा ऐसे दौड़ेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सड़क है टोकेनाइजेशन की। आइए इस नए बदलाव की रोशनी में 2026 की तैयारी कीजिए। सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड और ट्रेजरी को। ब्लैक रॉक ने 2024 के अंत में टोकेनाइज ट्रेजरी का फंड लॉन्च किया जिसका नाम था BUIDL। 2025 में यहाँ $2.9 बिलियन का कारोबार था। ये फंड अब $2.5 बिलियन के आसपास का निवेश संभाल रहा है, यानी लॉन्च के हफ्ते से अब तक 1000% की ग्रोथ आ चुकी है। दरअसल पूरा टोकेनाइज ट्रेजरी मार्केट 2024 की शुरुआत में $140 मिलियन था, जो दिसंबर 2025 तक हो गया $8.68 बिलियन। 2 साल में 50 गुना से ज़्यादा बढ़त है ये। बात अब ट्रेजरी यील्ड की नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडर्स इन टोकेनाइज ट्रेजरीज को बिनांस और डेरबिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जमानत यानी कोलेटरल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके बदले कर्ज ले रहे हैं। पुराना फिनांस और नया ब्लॉकचेन अब जुड़कर स्थायी नई तरीके की व्यवस्था बना रहे हैं। यहाँ से प्रोग्रामेबल ट्रेजरी का दौर शुरू हो रहा है। अब रियल एस्टेट को देखिए। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म यानी संपत्ति में आंशिक मिल्कियत देने वाले प्लेटफॉर्म्स पूरी बिल्डिंग को छोटे छोटे टोकन में बदल रहे हैं। आज आप $20 लाख की प्रॉपर्टी में $50 से एंट्री ले सकते हैं। आंकड़े आपको हैरान करेंगे। 2025 में रियल एस्टेट टोकनाइजेशन का साइज 3 से $3.8 बिलियन था, लेकिन सालाना बढ़त 21% से ज़्यादा है। यानी 2030 तक ये बाजार होगा $3 ट्रिलियन से ऊपर का। मतलब ये कि कुल रियल एस्टेट का करीब 15% हिस्सा टोकेनाइज्ड हो सकता है, जो आज केवल 0.1% है। एक टोकेनाइज बिल्डिंग में औसतन 231 इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी आम लोग भी अब महंगी प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड्स बन सकते हैं। 2025 में पूरी दुनिया में रियल वर्ल्ड एसेट्स का मार्केट साइज करीब 18.1 बिलियन था। साल दर साल ये ग्रोथ 229% है। 2023 में इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। ये सोचना भी नामुमकिन था कि टोकेनाइज रियल एस्टेट का बाजार इतना बड़ा होगा। ये मनी की वेलोसिटी यानी गति का विस्फोट है। जो एसेट्स सालों में बिकते थे अब रोज ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो पैसा बैंक अकाउंट में 0% ब्याज पर सो रहा था वो अब ट्रेजरी में यील्ड कमा रहा है। तो 2026 में 2 चीज़ें तय हैं। एक तो RWA मार्केट 30 से $40 बिलियन के पार जाएगा क्योंकि हर फंड टोकेनाइज प्रोजेक्ट लाने वाला है, और दूसरा टोकेनाइज ट्रेजरीज, स्टेबल कॉइन, रियल एस्टेट फंडिंग और रियल एस्टेट इनकम के साथ ट्रेजरी यील्ड को मिलाकर एक नया लूप बनेगा। क्या आप इस लूप के अंदर हैं या बाहर बैठकर इतिहास बनते देख रहे हैं? टोकेनाइजेशन क्या है, कैसे काम करता है, जानना है तो बोनस को फॉलो कीजिए। अर्थम की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए खास शो इसी क्रांति पर। पिछले 50 साल से एक नियम अटल था, अगर आपको तेल खरीदना है तो उसे अमेरिकी डॉलर में ही खरीदना होगा। लेकिन जून 2024 में सऊदी अरब ने एक ऐसे सिस्टम में कदम रख दिया जो इस नियम को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। 2026 में यह सिस्टम पूरी तरह चालू हो जाएगा। आइए समझते हैं क्यों ये नए साल में होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन है। इस नए सिस्टम का नाम है प्रोजेक्ट एम्ब्रिज। ये एक ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट सिस्टम है। ये प्राइवेट क्रिप्टो नेटवर्क नहीं है, बल्कि इसे चुनिंदा सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर बनाया है। इसमें चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, अमीरात और सऊदी अरब शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में 31 दूसरे बड़े सेंट्रल बैंक्स ऑब्जर्वर हैं, जिनमें अमेरिका का फेडरल रिजर्व, ECB और भारत का RBI भी है। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेटर्स ने इस एम्ब्रिज का सीधा कंट्रोल सेंट्रल बैंक्स को सौंप दिया। मतलब अभी एक स्थापित फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो देशों और केंद्रीय बैंकों के बीच लेन देन को संभालेगा। अब समझिए इसका असली फर्क। दुनिया इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संचालनों में स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को संभालता है। करीब $150 ट्रिलियन के पेमेंट इसके जरिए प्रोसेस होते हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और सरकारें इसका हिस्सा हैं, लेकिन इसमें सेटलमेंट में 1 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं। फीस 4 से 5% है, क्योंकि पैसा कई करस्पॉन्डेंट बैंक से होकर गुजरता है। इसकी तुलना में एम्ब्रिज पर सेटलमेंट सेकंड से मिनट में हो जाता है। फीस लगभग 0 है। इसके प्रायोगिक संचालन में यह दिखा कि फंड भेजने की लागत 70 से 85% तक कम हो रही है। यानी एम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। अब इसमें जियोपॉलिटिक्स को जोड़िए। सऊदी अरेबिया इस वक्त चीन का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है। 2025 में चाइना ने सऊदी से करीब $70 बिलियन का तेल खरीदा, और इतना सारा ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता था। लेकिन नवंबर 2023 के बाद चीन और सऊदी अरब ने 50 बिलियन युआन के करेंसी स्वैप का समझौता किया है।
जिसकी कीमत करीब करीब 6.9 बिलियन डॉलर है। और कुछ महीनों बाद ही चाइना ने डिजिटल युआन में सऊदी अरब से 90 मिलियन डॉलर का तेल खरीदा और इसका लेन देन हुआ इसी एम्ब्रिज सिस्टम पर, जिसमें सीधे सऊदी रियाल का पेमेंट चाइनीज युआन में सेटल हो गया। तो 2026 में अगर ग्लोबल निर्यात के 10% सेटलमेंट भी एम्ब्रिज पर हुए तो 6 बिलियन डॉलर का ट्रेड स्विफ्ट सिस्टम से बाहर चला जाएगा। अगर यूएई के साथ इजिप्ट और बाकी ब्रिक्स देश जुड़ गए तो 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड एम्ब्रिज पर सेटल होने लगेगा, जो 2025 में केवल 1.2 बिलियन डॉलर है। तो अगर सऊदी अरब के साथ इजिप्ट और बाकी ब्रिक्स देश इस सिस्टम से जुड़ गए तो करीब 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट एम्ब्रिज के पर आधारित हो जाएगा, जो 2025 में 1.2 बिलियन डॉलर था। ईस्ट और अफ्रीका के देशों में एम्ब्रिज के इस्तेमाल की ग्रोथ सबसे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि पहली बार इन देशों को ऐसा पेमेंट सिस्टम मिल रहा है जो उनके खिलाफ भेदभाव नहीं करता। इधर चीन ने ई-युआन को नई ताकत दी है। 2026 में ग्लोबल पेमेंट्स में ये डॉलर का विकल्प बनकर उभरेगा। इस पर निगाह रखिए, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी का स्टॉक खरीद रखा है जो एम्ब्रिज से पेमेंट कर रही है तो उसकी लागत घटेगी और उसका स्टॉक चमकेगा। क्या आपने एआई और सेमीकंडक्टर पर ऊंचे दांव लगाए हैं? 2026 आपको कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है, और वह भी निगेटिव। यकीनन हम एआई स्टॉक्स में वैल्यूएशन बबल की बात नहीं कर रहे हैं। यह कहानी कुछ फर्क है जिसकी वजह से एआई रुक सकता है। कौन सी वह ताकत है, आइए समझते हैं। एआई डेटा सेंटर अब फैशन बन चुके हैं, सरकारें और कंपनियां इनकी दीवानी हैं, लेकिन एआई डेटा सेंटर की तुलना में पावर ग्रिड्स नहीं बढ़ रहे हैं। यानी जिस बिजली से डेटा सेंटर चलेंगे वो उपलब्ध नहीं है। नतीजन कुछ तो टूटेगा। आंकड़े पकड़िए। 2024 में अमेरिका में करीब 25 से 26 गीगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी थी और 2026 तक 75.8 गीगावाट और 2030 तक 134 गीगावाट की नई कैपेसिटी जुड़ जाएगी, यानी 2024 की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी। असली झटका यह है कि 2035 तक एआई डेटा सेंटर को 123 गीगावाट बिजली चाहिए, जो 2024 की डिमांड की 30 गुना ज़्यादा है। 2025 में वर्जीनिया के डेटा सेंटर्स में बिजली की मांग 30% सालाना बढ़ी है और टेक्सास में यह बढ़ोतरी 25% सालाना से ज़्यादा है। बिजली की मांग डेटा सेंटर्स के लिए हर 18 से 24 महीने में दोगुनी हो रही है। अब समस्या समझिए। पावर ग्रिड इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते, हर साल बस कुछ गीगावाट की क्षमता जोड़ी जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स से कहता है कि 2030 तक ग्रिड में $700 बिलियन का नया निवेश चाहिए ताकि एआई डेटा सेंटर चल सकें। पूंजी की कमी नहीं है, दिक्कत है ट्रांसमिशन लाइन बनाने में, जिसमें 5 से 10 साल लगते हैं। अमेरिका में कुछ इलाकों में ग्रिड कनेक्शन की वेटिंग लिस्ट 7 साल से ज़्यादा लंबी है। तो यहीं से आता है एआई के बिजनेस में एनर्जी क्लिफ, यानी बिजली नहीं तो सब ध्वस्त। इसलिए अब आईटी और एआई कंपनियां खुद अपने पावर प्लांट्स बना रहे हैं। अमेजन ने पेंसिल्वेनिया में 960 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। गूगल 500 मेगावाट के स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। यूटिलिटीज अब ब्लूम एनर्जी से फ्यूल सेल्स ले रही हैं। मतलब ये कि बिजली अब सिर्फ बिल नहीं है बल्कि पूंजी खर्च बन चुकी है। नतीजा यह है कि 2025 में घरों की बिजली 5% से ज़्यादा महंगी हो गई। अब सच्चाई सुनिए। महंगी बिजली के कारण सस्ती कंप्यूटिंग पावर का दौर खत्म हो रहा है। 20 साल तक एआई सस्ता होता गया क्योंकि चिप सस्ते होते गए, लेकिन अब चिप नहीं, बिजली बड़ी चुनौती है। एक एआई डेटा सेंटर 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक बिजली खींचता है। आज के रेट्स पर यह सालाना 40 से 80 मिलियन डॉलर का खर्च है। यानी अगर एआई से मुनाफा नहीं हुआ तो जिसके पास सस्ती बिजली होगी वही जीतेगा, बाकी सबका मार्जिन खत्म हो जाएगा। तो 2026 की छिपी हुई इन्फ्लेशन यही है कि जो कंपनियां $4 से $5 प्रति मिनट की बिजली पर चल रही थीं, उन्हें अब $8 से $12 प्रति यूनिट की बिजली बिल देने पड़ रहे हैं। 2026 में जीतेंगी वो कंपनियां जिनके पास एनर्जी पावर है, न्यूक्लियर ऑपरेटर्स हैं या यूटिलिटीज़ हैं, या जिनके पास बिजली की अतिरिक्त कैपेसिटी है। हारेंगे एआई स्टार्टअप और वे कंपनियां जिनके पास खुद की बिजली नहीं है, क्योंकि एआई की सबसे बड़ी लागत अब चिप नहीं बिजली होने वाली है। जरा देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने पावर स्टॉक्स हैं। 2026 इन्हीं का होने वाला है। 2026 में भी अगर आप बिटकॉइन की कीमत का चार्ट देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि असली क्रांति से चूक जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि जब लोग क्रिप्टो की गिरावट को बिसूर रहे थे, तब स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल ने ट्रांजैक्शंस के मामले में वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों को पीछे छोड़ दिया। असली डेटा यह है कि 2025 में स्टेबल कॉइन्स से $27.6 ट्रिलियन के लेन देन हुए। यह अमेरिका की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है।
इसके बाद भी अगर आपको ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर का युग खत्म हो रहा है तो गलत है। डॉलर मर नहीं रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है। 2026 में यही शैडो डॉलर सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार बनने वाला है। अब सवाल यह है कि स्टेबल कॉइन इतने बड़े कैसे हो गए। दरअसल दुनिया के जिन देशों में करेंसी बुरी तरह टूटी है वहाँ लोग अपनी बचत को स्टेबल कॉइन में लगा रहे हैं। अर्जेंटीना की बदहाल करेंसी के कारण 30% डिजिटल वॉलेट अब स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करते हैं। वेनेजुएला में स्टेबल कॉइन कोई निवेश नहीं है, ठहती करेंसी के भी जिंदा रहने का तरीका है। नाइजीरिया की भी यही कहानी है। यहाँ क्रिप्टो का 80% इस्तेमाल रोजमर्रा के खर्च और पैसा बाहर से मंगाने के लिए होता है। टर्की का लीरा टूटा तो स्टेबल कॉइन देश का अनौपचारिक सेंट्रल बैंक बन गया। इसको कहते हैं शैडो डॉलराइजेशन। मतलब लोग अपने वॉलेट से सरकारों के खिलाफ मौद्रिक वोट कर रहे हैं और डिजिटल डॉलर जुटा रहे हैं। सनद है कि भारतीय रुपया इस साल एशिया की सबसे ज़्यादा टूटने वाली करेंसी है। लागोस, ब्यूनस आयर्स और अंकारा की दुकानों में अब दाम लोकल करेंसी में नहीं यूएसडीटी में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि नाश्ते से लंच के बीच लोकल करेंसी की कीमत बदल जाती है और यहाँ के लोगों को अपनी बचत बचाने के लिए यूएसडीटी का सहारा लेना पड़ता है। एशिया पैसिफिक के इलाकों में स्टेबल कॉइन की एक्टिविटी करीब 69% बढ़ी है। माइग्रेंट्स अब स्टेबल कॉइन से पैसा मिनटों में घर भेज रहे हैं। 7% की फीस खत्म। अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर स्टेबल कॉइन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी बगैर किसी शोर के अमेरिका के कर्ज मार्केट को जिंदा रखा जा रहा है। 2026 में इस बाजार में एक नई ताकत आएगी, वह होगा चीन का ई-युआन। चीन ने युआन के वॉलेट को बैंक डिपॉजिट में बदल दिया है। इसमें पैसा रखने पर अब ब्याज मिलेगा। ई-युआन से $2 ट्रिलियन से ज़्यादा के विनिमय हो चुके हैं। चाइना अपना एक अलग ग्लोबल पेमेंट रेल या नेटवर्क बना रहा है, जिसका नाम एमब्रिज है। 2026 में दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी। एक तरफ यूएसडीटी और यूएसडीसी जैसे शैडो डॉलर होंगे जो एशिया और लैटिन अमेरिका के बाजारों पर कब्जा किए हुए हैं, और दूसरी तरफ चीन की सीबीडीसी ई-युआन होगी जो चीन के ग्लोबल व्यापार का हिस्सा बनने वाली है। 2026 तय करेगा कि कौन से देश शैडो डॉलर को रोकेंगे और कौन उसके सामने झुकेंगे। इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट क्या चुनेंगे, क्योंकि अब करेंसी की जंग डॉलर बनाम युआन की नहीं, कोड बनाम कंट्रोल की है। 2026 में एआई स्टॉक्स भूल जाइए, इन्वीडिया भी भूल जाइए। इस नए साल में नया निवेश 2 ऐसे सेक्टर्स में जा सकता है जो 18 महीनों से पिटे पड़े थे। हम इसे गन्स एंड जीन्स ट्रेड कह सकते हैं। डेटा बता रहा है कि रोटेशन बहुत बड़ा होने वाला है। आइए 2026 में ग्लोबल बाजारों का सेटअप समझते हैं। स्टॉक निवेशकों के लिए बायोटेक और डिफेंस दोनों लंबी अवधि की एसेट्स हैं, क्योंकि इनका कैश फ्लो कई साल बाद आता है। 2023-24 में जब ब्याज दरें 5% के आसपास थीं और पूंजी महंगी थी, तो इनके R&D में निवेश नहीं हो पा रहा था। अब तस्वीर बदल रही है। ब्याज दरें स्थिर होकर अपने न्यूनतम की तरफ हैं। बायोटेक और डिफेंस कंपनियों के लिए ऐसा है जैसे बैलेंस शीट्स के ऊपर से हजारों टन का बोझ हट गया हो। अब ये कंपनियां सस्ता पैसा उठा सकती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। कहानी अब और दिलचस्प होती है। बायोटेक और ऑन्कोलॉजी में एआई ने ड्रग डिस्कवरी की गणित बदल दी है। नई दवा की खोज में 5 साल नहीं 3 महीने लगते हैं। ये 80% का स्पीड कंप्रेशन है। 2025 में एआई बेस्ड ड्रग डिस्कवरी मार्केट करीब 6.9 बिलियन डॉलर का था, जो 2035 तक 17 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी करीब 10% की सालाना ग्रोथ। अब सबसे अहम बात, इस पूरे मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 21% हिस्सा है ऑन्कोलॉजी का, कैंसर रोधी दवाओं का, क्योंकि इस दवा में कीमत का मामला नहीं है। जब बीमारी जानलेवा हो तो कीमत पर बहस नहीं होती। एशिया पैसिफिक में ऑन्कोलॉजी का बाजार 21% की गति से बढ़ रहा है। तो 2026 में निवेश का सितारा होगा बायोटेक। अब एक तरफ इलाज है, दूसरी तरफ विनाश। निवेशकों के नूरे नज़र होंगे डिफेंस, एरो स्पेस स्टॉक्स भी। लगभग हर भूगोल में या तो जंग चल रही है, जंग जैसे हालात हैं। चीन, ताइवान, जापान, ईरान, इजराइल, लेबनान, रूस, यूक्रेन, नाटो, थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, पाकिस्तान, अब गिनते जाइए। इस हाल में सरकारें क्या कर रही हैं? रक्षा पर खर्च बढ़ा रही हैं। नेटो ने फैसला किया है कि 2034 तक डिफेंस का खर्च जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। मतलब 31 देशों में डिफेंस बजट करीब 2.5 गुना बढ़ेगा। जर्मनी सहित यूरोजोन की अर्थव्यवस्थाएं 2027 तक $300 बिलियन खर्च करेंगी, और अमेरिका ने तो 2026 में अपना डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन से ऊपर कर ही दिया है। नॉर्थरॉप और ग्रुनमैन, आर्टिक्स जैसी कंपनियों की ऑर्डर बुक 2030 तक भर चुकी है। अगले 4-5 साल तक ये ऑर्डर तैयार किए जाएंगे। ये पूरी दुनिया का स्ट्रक्चरल रीआर्मामेंट है।
क्या आपने ध्यान दिया कि 2025 के अंत तक ये दोनों सेक्टर 10 से 15 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि टेक कंपनियां 25 से 30 के पीई पर। बायोटेक को एजिंग पॉपुलेशन चलाती है और डिफेंस को जियोपॉलिटिक्स, और दोनों को 2026 में सस्ता कैपिटल मिलेगा। इसका मतलब है कि मीन रिवर्जन और वैल्यूएशन एक्सपेंशन की नई गणित। 2023 का ट्रेड था टेक और एआई, 2026 में बायोटेक और डिफेंस पर निगाह जमाइए, बाकी आप खुद समझदार हैं। 2026 में कमोडिटीज़ का सरताज कौन होगा? ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा डाइवर्जेंस आकार ले रहा है, और ये डाइवर्जेंस है ऑयल यानी तेल बनाम कॉपर का। एक कमोडिटी सरप्लस की तरफ जा रही है और दूसरी खतरनाक शॉर्टेज की तरफ। आइए सबसे पहले ऑयल को समझते हैं। ऑयल एक सप्लाई गट की तरफ बढ़ रहा है। ओपेक के उत्पादन में बढ़ोतरी जारी है 36 लाख बैरल प्रतिदिन की। गैर ओपेक सप्लाई भी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका का पर्मियन शेल, कनाडा के ऑयल सैंड्स, लैटिन अमेरिका का डीप वाटर और अर्जेंटीना का टाइट ऑयल मिलाकर 2026 में कुल नॉन ओपेक सप्लाई 6 लाख बैरल रोज की दर से बढ़ने वाली है। अब इधर डिमांड देखिए, ग्लोबल ऑयल की डिमांड केवल 14 लाख बैरल रोज बढ़ रही है, यानी 2026 की शुरुआत से 21 से 40 लाख बैरल रोज का सरप्लस होगा। आईईए ने कहा है कि ओवर सप्लाई दुनिया की कुल डिमांड की 4% होगी। नतीजा यह है कि ब्रेंट क्रूड 50 से $65 के दायरे में है। यूएस शेल भी मुश्किल से काम कर पा रहा है, मुनाफे दबे हुए हैं। ऑयल सेक्टर में प्राइस कंट्रोल का दौर खत्म हो रहा है। अब कॉपर की तरफ आइए। यहाँ कहानी तेल से बिल्कुल उल्टी है। कॉपर एक लंबे समय की स्ट्रक्चरल शॉर्टेज में जा रहा है। 2025 में कॉपर की कमी 1.2 से 3 लाख टन थी, जो 2026 में 6 लाख टन हो जाएगी। 2029 तक ये घाटा 11 लाख टन पर पहुंचेगा। 2035 की तस्वीर तो और भी डरावनी है, क्योंकि मौजूदा माइंस आने वाली मांग का केवल 70% हिस्सा पूरी कर पाएंगी। वजह यह कि एआई डेटा सेंटर्स हैरतअंगेज रफ्तार से कॉपर निगल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर को करीब 40 से 60 हज़ार टन कॉपर की ज़रूरत है। डेटा सेंटर की क्षमता 2023 में 3 गीगावाट थी, जो 2025 में 12 और 2026 में 16 गीगावाट हो जाएगी। हर एक अतिरिक्त मेगावाट को 27 से 33 टन कॉपर चाहिए, सिर्फ बिजली के लिए, कूलिंग के लिए अलग से। लेकिन ओवर ग्रेड माइनिंग 1991 से अब तक 40% गिर चुकी है। नई माइन खोलने में 10 साल लग जाते हैं, इसलिए कॉपर प्राइसेस नए रिकॉर्ड पर हैं। सिल्वर को भी मत भूलिए। सिल्वर पिछले 5 साल से डेफिसिट में है। 2013 से मांग 10 गुना बढ़ चुकी है। माइन सप्लाई 10 साल से नहीं बढ़ी, बल्कि गिर गई है। हर सोलर पैनल और ईवी को चांदी चाहिए। सिल्वर में भी स्ट्रक्चरल शॉर्टेज दिखती है। दुनिया का कमोडिटी बाजार माइनिंग की असलियत से मुखातिब है। कॉपर की सप्लाई सालाना केवल 2 से 3% बढ़ सकती है, जबकि डिमांड 11% की रफ्तार से बढ़ रही है। 2026 में कमोडिटी का एक नया सुपर साइकिल आने वाला है। आपको इसमें सवार होने का मौका नहीं चूकना चाहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.